प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसमें फर्जी स्टूडेंट हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, फर्जी ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, फर्जी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इसमें सब कुछ फर्जी है। 18 राज्यों में फैला है पूरा भ्रष्टाचार। इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1। इसमें चुनाव आयोग ने ये सफाई दी कि आपका इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहा था। तो भाई सबसे बड़ा सवाल तो इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन कमीशन का कर्मचारी क्या कर रहा था। एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि ये विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष है, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी अकेले खड़े हैं। आप यदि मेरे फोटो की जगह अमिताभ बच्चन का फोटो लगा हो तो मतदान अधिकारी मुझको मतदान करने देगा। सिर्फ एमके स्टालिन को छोड़ दिया जाए तो किसी भी बड़े लीडर का एक ट्वीट तक नहीं आया, और बाकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बात छोड़िए, अखिलेश यादव कोई ट्वीट नहीं, तेजस्वी यादव कोई ट्वीट नहीं, ममता बनर्जी ट्वीट कर रही है विराट कोहली के जन्मदिन के अवसर पर, लेकिन उनका इससे संबंधित कोई ट्वीट नहीं। उद्धव ठाकरे कोई ट्वीट नहीं। कुछ पूरे संयुक्त विपक्ष में अधिकांश लोग बीजेपी से पोषित वो लोग हैं जो कम से कम ये चाहते हैं कि राहुल गांधी की आवाज को आवाज ना मिले, क्योंकि उनको लगता है कि एकमात्र राहुल गांधी है जो मुद्दे की बात, तथ्यों की बात, रोजगार की बात, हक की बात कर रहा है। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, इसलिए उनको चाहिए कि वो एसआईआर का साथ दें, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि बिहार एसआईआर में चुनाव आयोग ने किया क्या, धांधली की, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। जिस घुसपैठिए की बात कर रहे थे कि हमने एसआईआर से घुसपैठिए बाहर कर लिया, आप बताइए ना बिहार में आपने कितने कर लिए। बाहरी ताकतें कर रही तो आप क्या कर रहे हो। आपके पास तो जेम्स बॉन्ड है, आपके पास चाणक्य है, अमित शाह। इतना होने के बावजूद भी एक आदमी जिसकी एक सांस लेना भी सार्वजनिक होता है, राहुल गांधी की कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं हो सकती गोपनीय करे। उसका फोन हो, चाहे ईमेल हो, यात्रा हो, या उससे मिलने वाले कोई हो, उसका हर चीज का एक एक पल का रिकॉर्ड भारत सरकार के पास होता है। उसके बावजूद यदि कोई आदमी विदेश के हाथ में खेल रहा है तो आपकी सरकार निकम्मी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में 11 जगह एयरपोर्ट की घोषणा कर दी गई, मोदी ने जाकर उद्घाटन कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसमें से 7 एयरपोर्ट ऑपरेटिव ही नहीं है, उसमें से कौवा भी नहीं उड़ता है। जो भय मुक्त प्रदेश वाली बात है वो भी फर्जी है इनकी, जो रोजगार वाली बात है वो भी फर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की स्थिति फर्जी है, पर्यावरण के आंकड़े फर्जी हैं। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं लेखक, पत्रकार, विचारक और इंडिया क्लाइमेट चेंज .com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। पंकज जी, हरियाणा चुनाव में धांधली को लेकर के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल सबने देखा, पूरे देश भर ने देखा उसको। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद मैंने भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। मुझे ये समझ में आया कि इतनी अजीब हालत हो गई है कि मतलब भारत का जो लोकतंत्र का पिलर है चुनाव आयोग, उस पर कोई भरोसा ही नहीं रह गया है। और उससे भी ज्यादा बात यह है कि चुनाव आयोग जिस किस्म की प्रतिक्रिया दे रहा है उससे लग रहा है कि उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कि लोगों के मन में उसके प्रति अविश्वास जा रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देखिए, दुर्भाग्य है कि जो स्पॉन्टेनियस जो प्रतिक्रिया है चुनाव आयोग ने दी वो ये कि आपने उस समय क्यों नहीं कहा। हाँ, जैसे होता ना कि हम आप कोई चोरी हो जाए, कोई हत्या हो जाए तो आपने 5 दिन बाद क्यों रिपोर्ट की, आपने उस समय क्यों नहीं की, इसलिए अब आपकी रिपोर्ट में दम नहीं है। जो है इस प्रकार का, वो इस टाइप का बचकानी हरकत है। दूसरी चीज, वो उसने चुनाव आयोग ने ये सफाई दी कि आपका इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहा था। तो भाई सबसे बड़ा सवाल तो इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन कमीशन का कर्मचारी क्या कर रहा था। यदि मतदाता सूची में फोटो लगाने का उद्देश्य तो यही था कि वास्तविक मतदाता की पहचान चुनाव कर्मचारी, जिसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर से लेके बाकी सब लोग हैं जो उस समय चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करते हैं, वो उससे मिलान करें। वो मिलान करने के बाद बताएं कि ये वही व्यक्ति है। फोटो लगाने का उद्देश्य क्या था। यदि मेरे फोटो की जगह अमिताभ बच्चन का फोटो लगा हो तो मतदान अधिकारी मुझको मतदान करने देगा। आपकी पहचान के 5 अलग अलग दस्तावेज आप दे सकते हो, लेकिन आपका फोटो मतदाता सूची से मिले, ये जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है। यदि उसमें ब्राजील का किसी एक्ट्रेस का फोटो लगा हुआ है और उसको नजरअंदाज किया गया, भाई जो मतदान केंद्र पर बैठा हुआ राजनीतिक दल का व्यक्ति है, उसको आप अकाउंटेबल नहीं बना सकते हो। अकाउंटेबल तो कौन है, चुनाव आयोग। अब आपको आज मजेदार चीज बताऊं कि चुनाव आयोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं जिस जगह पे रहता हूं, मेरा घर गाजियाबाद जिले में आता है, दिल्ली से सटा हुआ है। यहाँ की अच्छी कॉलोनीज में से इलाका कहलाता है।
यहाँ भी जो एसआईआर शुरू हुए आज तीसरा दिन हो गया है। आज की तारीख तक हमारे पूरे इलाके में कोई बीएलओ किसी के घर पे नहीं गया है। हम्म। तो यानी ये स्थिति यहाँ की है, तो चुनाव आयोग को ये दावे बिहार को लेकर और इंटीरियर इलाकों को लेकर वो क्या होंगे मुझको मैं नहीं कह सकता हूँ। अभी परसों तक तो यहाँ की जो महिला बीएलओ हैं, हम्म। कलेक्टर जी गाजियाबाद कलेक्टर ने प्रदर्शन कर रही थी कि हमारी ड्यूटी हम्म। 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर लगाई गई, हम ड्यूटी पे नहीं जाएंगे। हम्म। हमारे हमारे इलाके में मैं कम से कम मैं विद इन 2 किलोमीटर का दावा कर सकता हूँ, विद इन 2 किलोमीटर में कोई भी बीएलओ अभी हम्म। तक नहीं पहुंचा है कोई फॉर्म लेकर। बिल्कुल। और आप ये देखिए कि जो भी 18 साल से अधिक उम्र के लोग हो गए हैं, ज्यादातर लोगों ने वोट डाला होगा, उन सबको ये पता है कि जब वो वोट डालने जाते हैं और जब उनके हाथ में स्याही लगाई जाती है, उंगली में स्याही लगाई जाती है, तो जो वहां प्रेसिडिंग ऑफिसर बैठा रहता है, वो आपका चेहरा देखता है और उससे कार्ड से मिलान करता है, आपके वोटर आईडी कार्ड से मिलान करता है, बिल्कुल। और फिर इसके बाद आगे बढ़ता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है पंकज जी कि इंडियन एक्सप्रेस ने इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से रिपोर्टिंग की है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, जिसकी कोई सीमा नहीं। अब उन्होंने उन 4 महिलाओं को खोज निकाला है जिनकी तस्वीरों के ऊपर ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर लगी थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया, चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाया, उन्होंने सवाल उठाया है राहुल गांधी पर कि कोई थेफ्ट हुआ ही नहीं, कोई वोट थेफ्ट नहीं हुआ। चुनाव आयोग पर सवाल उठाना चाहिए, जैसे कि आपने कहा कि भाई ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जो व्यक्ति जो भी वोटर आईडी लेकर आ रहा है वो वही पर्सन है कि नहीं है। ये राजनीतिक दल की जिम्मेदारी थोड़ा ना है। दूसरी बात, कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, आज लगभग 24 घंटे होने वाले हैं। इन 24 घंटों के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि ये विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष है, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी अकेले खड़े हैं। आप देखिए कि किसी भी बड़े लीडर का, सिर्फ एम के स्टालिन को छोड़ दिया जाए, तो किसी भी बड़े लीडर का एक ट्वीट तक नहीं आया। और बाकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बात छोड़िए, बातचीत करने की बात छोड़िए, अखिलेश यादव कोई ट्वीट नहीं, क्या तेजस्वी यादव कोई ट्वीट नहीं, ममता बनर्जी ट्वीट कर रही हैं विराट कोहली के जन्मदिन के अवसर पर, लेकिन उनका इससे संबंधित कोई ट्वीट नहीं। उद्धव ठाकरे कोई ट्वीट नहीं, किसी का कोई ट्वीट ही नहीं। आम आदमी पार्टी तो खैर मान लीजिए, उनका तो कोई बात ही नहीं। ये हालत है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सिर्फ राहुल गांधी का मसला नहीं है ना। एक्चुअल क्या है कि जिस जिस जो कथित संयुक्त विपक्ष की बात है, उस पूरे संयुक्त विपक्ष में अधिकांश लोग बीजेपी से पोषित वो लोग हैं जो कम से कम ये चाहते हैं कि राहुल गांधी की आवाज को आवाज ना मिले, क्योंकि उनको लगता है कि एकमात्र राहुल गांधी है जो मुद्दे की बात, तथ्यों की बात, रोजगार की बात, हक की बात कर रहा है। कम से कम उसको शून्य कर दिया जाए तो बाकी लोग फिर हिंदू मुसलमान, यादव कुर्मी यही करते रहेंगे। उनसे लड़ना सरल है। देखिए, अंततः एक बात रही, महागठबंधन का जो जोर रहा बिहार में, बिहार इलेक्शन तो मैं 1 मिनट जरूर कहूंगा कि तेजस्वी और राहुल गांधी का जो संयुक्त प्रयास था उससे बहुत बड़ी बात हुई कि पहली बार वहां पे चुनाव एक मुद्दा, यानी इसमें रोजगार है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर बात तो हो रही है। नहीं तो जाति और धर्म से ऊपर बात नहीं, कोशिश की गई, बीजेपी के हम्म। सभी नेताओं ने कोशिश की उसको लेकर। लेकिन एक राजनीति जो है, एक सकारात्मक राजनीति है भाई। अ, आपको बताएं कि न्यूयॉर्क का जो मेयर का इलेक्शन हुआ तो उसके अंदर कोई एक 10 बिंदु होते हैं कि इस मसले पे आपकी राय क्या है। हम्म। हम्म। उसके ऊपर हर व्यक्ति अलग अलग वोट देता है और फिर उसकी काउंटिंग होती है। हम्म। ऐसा नहीं है कि यस और नो, कि विदेश नीति आपकी क्या है, फॉरेन पॉलिसी आपकी क्या है, या हम्म। अर्थव्यवस्था पे आपका इस मामले में क्या नजरिया। यदि इस तरीके से मुद्दों पे चुनाव होने लगे तो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन कमीशन की मदद के बगैर पुनर्मुसो वाली स्थिति हो जाएगी, हम्म। है ना। तो बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो एक जिम्मेवार संस्था होना चाहिए। अब आप पूछ रहे हो राहुल गांधी से आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, बिल्कुल। इसका मतलब ये है, मैं आपको आज बता दे रहा हूं कि कुछ हम्म। आरएसएस और बीजेपी से पोषित लोग इस पूरी हम्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और इतने हम्म। कमजोर तरीके से उसको पेश करेंगे कि राहुल गांधी के मुद्दे वहां पे टिके नहीं, और बाद में बोलेंगे तो राहुल गांधी के मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट ने भी नकार दिया, क्योंकि यही लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफिकेट लेने। जी। जी। दुर्भाग्य है
कि आने वाले जो हमारे चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हरियाणा से ही हैं। और दुर्भाग्य है कि उनके ऊपर जितने बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जमीन घोटाले से लेके और जमानत देने के घोटाले से लेके, जिनकी कभी जाँच नहीं हुई, वो शर्मनाक है। और मुझे नहीं पता कि कॉलेजियम जब ये निर्णय लेता है कि कौन चीफ जस्टिस बने, तो वो इन सब मसलों को देखता है कि नहीं देखता है। तो कोई बहुत उम्मीद हमको अदालतों से नहीं है, जनता से ही उम्मीद है कि वो जनता अवेयर हो। अब हम कैसे अवेयर हो? देखिए, हम मेरे इलाके में मैंने बताया कि कोई भी बीएलओ नहीं आया है। अभी हम कोशिश करेंगे भाई 10, 20, 25, 50 लोग हैं, उनके हम नाम जुड़वा सके, घटा सके। लेकिन मैं व्यक्तिगत स्तर पर साहिबाबाद विधानसभा, जिसमें 10 लाख से ज्यादा वोटर हैं, वहां पर यदि 1 लाख वोटर नए जोड़ते हैं या 2 लाख वोटर डिलीट कर जाते हैं, तो मैं उनको नहीं तलाश सकूंगा। बिल्कुल। क्योंकि बीजेपी के पास में पैसा है, बीजेपी अपने पैसे से अपने पेड कार्यकर्ता तैयार करती है जो ये सब काम करते हैं। बाकी राजनीतिक दलों के पास नहीं है ये पोजीशन। सही तो कह रहे हैं। हमारे चुनाव आयोग जिस प्रकार से बोल रहा है कि तुम गहरी नींद क्यों सो गए थे तो चोरी हो गई, तुमने कमजोर दरवाजा लगा रहा था इसलिए चोर घुस गया, तुमने सीसीटीवी कैमरे का फुटेज क्यों नहीं रखा तभी तो चोरी हो गई, जाओ तुम ही जिम्मेवार हो। वो तो इस टाइप की बातें कर रहा है। और यदि कोई सोचिए अखबारों को जैसे मौका मिल गया, अखबारों में संपादकीय क्या छप रहा है कि वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, इसलिए उनको चाहिए कि वो एसआईआर का साथ दें। लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि बिहार एसआईआर में चुनाव आयोग ने किया क्या, धांधली की, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। अरे मजेदार चीज देखिए कि जिस घुसपैठिया की राग ये लोग अलाप रहे हैं, बिहार में एसआईआर में केवल 0.0012% विदेशी मतदाता पाए गए, और उसमें भी 99.9% वो हिंदू महिलाएं हैं जो नेपाली महिलाओं की शादी सुपौल वगैरह जो बॉर्डर वाले इलाके में यहाँ मधेसियों क्या हुई, और उनके पास वहां के कागज भी थे और यहाँ के भी थे। ये हालत है, बताइए, फर्जी नैरेटिव तो फैला रहे हैं। जिस घुसपैठिए की बात कर रहे थे कि हमने एसआईआर से घुसपैठिए बाहर कर लिया, आप बताइए ना बिहार में आपने कितने कर लिए? व्यक्तिगत रूप से मैं एसआईआर के पक्ष में हूं, लेकिन ईमानदार एसआईआर। यदि बिहार में इतना इंटरवेंशन नहीं होता, इतना राजनीतिक उधम काटाक नहीं होता, इतना जो समानांतर मीडिया में, यूट्यूब चैनल नहीं कहता हूँ, समानांतर मीडिया ने इतने खुलासे नहीं किए होते, तो ये तो खेल कर गए थे यहाँ पे बिहार में बिल्कुल। भी, है ना? ये तो धन्य हो कि जो वोट अधिकार यात्रा निकली, उसके बाद में लोगों को जागरूक हुआ कि अरे भाई उनका नाम मतदाता सूची में नहीं होगा तो क्या होगा। इससे पहले कभी लोग ध्यान नहीं देते थे कि मतदाता सूची में उनका नाम है कि नहीं है, तो चलो हो गया, कड़िया हो। और बेशर्मी देखिए, मंत्री कह रहे हैं कि जो है राहुल गांधी बाहरी ताकतों से प्रभावित हैं और बाहरी ताकतें उनको मत सपोर्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से वो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इस किस्म की बातें चल रही हैं। खैर, इसका तो कोई नहीं तो आप भाई बाहरी ताकतें कर रही, तो आप क्या कर रहे हो? आपके पास तो जेम्स बॉन्ड है, वो प्रेस 2 बार। कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हाँ, जेम्स बॉन्ड है। आपके पास चाणक्य है, अमित शाह। इतना होने के बावजूद भी एक आदमी जिसकी एक सांस लेना भी सार्वजनिक होता है, राहुल गांधी की हम्म, कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं हो सकती गोपनीय करे। उसका फोन हो, चाहे ईमेल हो, चाहे उसकी यात्रा हो, या उससे मिलने वाले कोई हो, उसका हर चीज का एक एक पल का रिकॉर्ड भारत सरकार के पास होता है। उसके बावजूद यदि कोई आदमी विदेश के हाथ में खेल रहा है, तो आपकी सरकार निकम्मी है। और इस राजनीतिक दल में ऐसे मूर्ख किस्म के लोग हैं। हेमंता शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं राहुल गांधी पागल है, इसको पागल खाने का बीज देना चाहिए, क्योंकि वो फौज में कह रहे हैं कि 10% लोग सबको डिसाइड करते हैं। देखिए, आरक्षण एक अलग मसला है, लेकिन वो कह रहे हैं, उनका अगला बयान है कि यदि पाकिस्तान से युद्ध होगा तो योग्य लोगों को देखा जाएगा कि आरक्षण लोगों को देखा जाएगा। अब ये जो उनका बयान है, आगे जोड़ा जो उन्होंने बोला है, उससे वो स्पष्ट बता रहे हैं कि जो आरक्षण श्रेणी से लोग आते हैं,
या दबे कुचले लोग जिनको सामाजिक रूप से बढ़ावा देने के लिए आरक्षण दिया जाता है, वो लोग इतने योग्य नहीं होते, वो इतने काबिल नहीं होते, वो इतने सक्षम नहीं है, या उनकी इंटीग्रिटी ऐसी नहीं है कि वो पाकिस्तान से युद्ध में लड़ पाएंगे। हेमंत शर्मा का तो कहना यही है। हम्म। तो ये जो वो कह रहे हैं, वास्तव में ये पूरे इस राजनीतिक दल की मानसिकता है। आरक्षण खत्म किया जाए, ये मानसिकता है सीधे सीधे। यस, यस। बिल्कुल यही मानसिकता है। वरना अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ लिख रहे होते तो उनको पता होता कि पूरी दुनिया मेरिटोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को नकार चुकी है, मेरिट की अवधारणा ही नकारी जा चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यस, मेरिट की अवधारणा सब जगह नकारी जा चुकी है। अब आप देख लेना, ये जो हम अब ये न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन की कितनी चर्चा है। बिल्कुल। वहां पर जोरान। हमारी भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर का बेटा वहां पर 34 साल की उम्र में, मेरे हिसाब से शायद 104 साल में सबसे कम उम्र का मेयर न्यूयॉर्क का ये बना हुआ है। जोहरान और मोमदानी, बिल्कुल। 50% से अधिक वोट उस व्यक्ति को मिले। हम्म। 50% से बाकी 50% वोट 3 उम्मीदवारों को मिले। जिस शहर की आबादी लगभग 1 करोड़ हो, जिसका सालाना बजट बंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 10 गुना ज्यादा हो, जहां का मेयर वहां का लगभग संपूर्ण प्रशासक होता हो, जहां की मात्र 8 से 9 लाख आबादी भारतीय उपमहाद्वीप की हो, उस जगह पर जिसकी बड़ी आबादी यहूदी और क्रिश्चियन हो, वहां पर उन लोगों ने एक बदलाव के लिए, जिस व्यक्ति का इसराइल को लेकर नजरिया बहुत साफ हो, जिस व्यक्ति का अ, नरेंद्र मोदी को लेकर नजरिया बहुत साफ साफ हो, वो व्यक्ति हम्म। को इतने बड़े मतगणना के साथ यदि एक समाज जिताता है, हम्म। और जो आदमी कहता है कि मैं एक सोशलिस्ट हूँ। बताइए, अब सोच के देखिए, भारतीय में कैपिटलिज्म के गढ़, आप सोचिए कैपिटलिज्म के गढ़ में खड़े होकर के वो आज से नहीं पिछले 5 साल से बोल रहा है कि मैं खुल के सोशलिस्ट हूं, मैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूं। डेमोक्रेटिक, अब मजेदार चीज ये है कि भारत का जो मीडिया है, उसको सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में फर्क नहीं मालूम है। वो कह रहा है कि वामपंथी विचारधारा का व्यक्ति जीत गया। और सबसे सुखद बात देखो कि उसने अपने जीत के भाषण में किस प्रकार से पंडित नेहरू को कोट किया। हम्म। वो बिल्कुल। बताता है कि विश्व की राजनीति और विश्व के लोकतंत्र में पंडित नेहरू अमिट हैं, जिनको हम्म। मिटाया नहीं जा सकता है, उनका योगदान और उनकी छवि। और देखिए, भारतीय मीडिया की यदि हम अखबारों की खबर देखें, आज के हम्म। अखबार में आपने खबर देखोगे कि कल मिर्जापुर के पास में ट्रेन से कुछ श्रद्धालु कट के मर गए। परसों की हाँ। खबर थी कि बिलासपुर के पास में एक यात्री ट्रेन में मालगाड़ी चढ़ गई। उससे हम्म। पहले की साउथ की आंध्रा की खबर थी। इसके हम्म। अलावा ये 8 दिन की आप खबरें देखें तो रोड एक्सीडेंट्स, डंपर्स, बसेस के इतने बड़े स्तर पर हुए हैं, कई सौ लोग मारे जा चुके हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं, हमारा मीडिया इसको ये नहीं बता रहा है कि ये हम्म। हमारे रश इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का दुर्भाग्य है। हम जो जल्दबाजी में सड़कें बना दे रहे हैं, हम जो जल्दबाजी में से ट्रैफिक शुरू कर दे रहे हैं, हम जो जल्दबाजी में लिमिटेड ट्रैक्स के ऊपर ट्रेन दौड़ा दे रहे हैं, उसके अंदर ये ह्यूमन एरर्स या टेक्निकल एरर्स हो रही है। हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे। कोई अखबार में आप देख ली, किसी ने कोई इस पे कुछ एडिटोरियल लिखा हो या किसी नहीं, नहीं। टीवी चैनल ने इस पे चर्चा की हो, जबकि 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं अभी पिछले 10 दिन में। बताइए, रोड एक्सीडेंट और ट्रेन एक्सीडेंट मिला करके, और इस यस, पर कोई बातचीत यस, नहीं। कोई चर्चा नहीं है। और देखिए कि हम लोग कितना फर्जी नैरेटिव करते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में 11 जगह एयरपोर्ट की घोषणा कर दी गई। मोदी ने जाकर हम्म। उद्घाटन कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसमें से 7 एयरपोर्ट ऑपरेटिव ही नहीं है, उसमें से कौवा भी नहीं उड़ता है। और जो बाकी हैं 4, उनकी स्थिति की बानगी मैं आपको बता दूं। गाजियाबाद का हिंडन एयरपोर्ट, हिंडन एयरपोर्ट दिल्ली की सीमा से 0 किलोमीटर दूर है। हम्म। इसको 3 साल से अधिक हो गया है शुरू किए हुए, 2 बार उद्घाटन भी हो चुका है। अभी तक वहां पर हवाई पट्टी पर केवल हम्म। 2 जहाजों की पार्किंग की सुविधा है।
और लगातार एडमिनिस्ट्रेशन लिख रहा है, चूंकि असलियत क्या थी, हिंडन एयरफोर्स की पट्टी थी। एयरफोर्स की पट्टी का एक एक्सटेंशन को इन्होंने सिविल एविएशन के लिए घोषित कर दिया। अब ये एयरफोर्स से कह रहे हैं कि हमको थोड़ी और जगह दे दो, इससे 4 जहाज को हम पट्टी खड़ा कर सके। लगातार डिफेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी जा रही, लेकिन टेक्निकली डिफेंस के लिए, एयरफोर्स के लिए पॉसिबल नहीं कि वो अपने एयरपोर्ट के और हिस्से को सिविल एक्टिविटीज के लिए दे दें, क्योंकि वो एक खतरा भी है। बिल्कुल। अब ये एक उदाहरण है कि आपके पास में जगह नहीं है, सब कुछ नहीं हो, और आपने दिल्ली में, दिल्ली के एयरपोर्ट पर भीड़ कम करने के लिए हम हिंडन एयर सर्विस शुरू कर रहे हैं, ये आपने बोल दिया। और आप सोच लो कि जो सड़क हिंडन एयरपोर्ट की ओर जाती है, उस सड़क के ऊपर 5 किलोमीटर चलने में किसी दिन 50 मिनट लग जाए, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर बैटरी रिक्शा, ट्रैक्टर, बग्गी गाड़ी, बुग्गी गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ट्रक, डंपर, बस, सब चलती सब। है। हम्म। और वो सड़क की स्थिति है कि कई जगह तो सिंगल सड़क है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लॉन्ग टर्म नहीं बना पा रहे हैं। अब आप देखिए, मुंबई में मोनोरेल पहले चल रही है, वो नई लाइन का कल वहां पर एक ट्रायल चल रहा था, वो मोनोरेल पटरी से नीचे उतर गई, खंभा तोड़ के नीचे आते आते बची, उसमें भी लोग मर जाते। ये जो दबाव है ना, जल्दी करो, हम्म। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, हमें आंकड़े देने हैं, हमें ये करना है, हम्म। जो हम सोचे कभी कि बीएचईएल कैसे बन गया था, भाखड़ा नंगल कैसे बन गया था, थोड़ा समय लेके बना था, लेकिन आज 70 साल से देश की सेवा कर रहा है। हम्म। लेकिन आप देखिए कि जो गडकरी जी कालर तामे खड़े हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में बनी हुई सड़कें 70 नहीं, 7 साल भी में टैं बोल, 7 साल क्या, 7 महीने में टैं बोल रही है। हाँ, वही तो, एक अगला सीजन नहीं देख पा रहे, पहला सीजन ही नहीं देख पा रही हैं। मैं आपको बताऊं कि आज भी तारीफ करूंगा कि मायावती के समय में जो दिल्ली से आगरा ताज एक्सप्रेस बना, आज की तारीख में भी वैसा कोई एक्सप्रेस वे नहीं बन पाया है। यानी हम्म। क्वालिटी ऑफ रोड और क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी लेसर एक्सीडेंट के मामलों में वहां पे एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन मोस्टली एक्सीडेंट होते हैं वहां पर वेदर में, कोहरे के समय। तो हम्म। ये एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अब आप क्या करोगे आप, हम लोग बेशर्म है अपने देश को लेकर, और क्या कर सकते हैं, है ना। हम बिल्कुल। लोगों का क्या मजा है। अभी देखिए, हम्म। मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगा, हम उत्पाती समाज बनते जा रहे हैं। हम्म। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में इसी साल अगस्त में वो हम्म। एक नवाब साहब का एक मकबरा है, जिसको एएसआई ने संरक्षित घोषित कर रखा। उसको हम्म। कथित मंदिर के रूप में कहने को लेकर वहां पे झगड़ा हुआ था। ये विश्व हिंदू परिषद किस्म के लोग घुसे थे, वहां पे दंगा हो, उस पे बाकायदा एक सिविल सूट चल रहा है कि ये मंदिर है, जबकि एएसआई का संरक्षण में कह रहे हैं कि वो पुराना मकबरा है। अभी कल जो देव दीपावली थी, वहां पर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने इस बार क्या चाल की, 70-80 औरतों का झुंड वहां खदेड़ दिया कि वहां जाकर पूजा करो तुम, और वहां पे तनाव हो गया। और आंकड़ों में आप देखोगे तो योगी बाबा के आंकड़े बताएंगे कि कोई सांप्रदायिक तनाव होता ही नहीं, यूपी में शून्य है। हाँ, यूपी में सब कुछ शून्य है अब इस समय, टोटल शून्य हो गया है। अब आप देखिए, एक खबर है, इससे आपको और पता चलेगा कि यूपी में क्या हालत है। अखबार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक और योजना, फ्लैगशिप योजना थी उनकी, वो धड़ाम हो गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू हुई थी, और 2022 के बाद इस योजना का चौथा चरण चल रहा है। अब क्या है कि एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि इसमें फर्जी स्टूडेंट हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, फर्जी ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, फर्जी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इसमें सब कुछ फर्जी है। इस सब कुछ साल ही फर्जी है। लगभग, हाँ, इस साल लगभग 1500 करोड़ रुपए उसको बजट में प्रावधान किया गया था। और इस भ्रष्टाचार में देश के 18 राज्य शामिल हैं। 18 राज्यों में फैला है पूरा भ्रष्टाचार। तो इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है इस नंबर। फर्जीवाड़े में। हाँ, इस फर्जीवाड़े में उत्तर प्रदेश नंबर 1। ये और हाल है। आपको एक और बताऊं, जितने हम्म। कौशल विकास केंद्र उत्तर प्रदेश में जो फर्जी बने हैं ना, उसमें अधिकांश उत्तर प्रदेश के विधायकों के या विधायकों के पोषित परिवार के लोगों के हैं। मैं अकेले रायबरेली अमेठी में से बहुत सारे केंद्रों को जानता हूं जो केवल पेपर पे हैं। तो ये जो फर्जीवाड़ा है उत्तर प्रदेश का, ये कोई हर चीज में फर्जी है, हर आंकड़ों में फर्जी है।
जो भयमुक्त प्रदेश वाली बात है वो भी फर्जी है इनकी। जो रोजगार वाली बात है वो भी फर्जी है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की स्थिति फर्जी है। पर्यावरण के आंकड़े फर्जी हैं। आप सोचो, गाजियाबाद जिला लगातार 1 साल से देश के टॉप 6 प्रदूषित जिलों में से है, और यहाँ पर उसके बारे में कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। सोच ही नहीं है लोगों की। राजधानी में तो देखें, उत्तर प्रदेश की राजधानी में कितना पोल्यूशन है। मतलब आप सोचिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 पॉइंट बढ़ जाता है और अखबारों के लिए बिल्कुल आम खबर है। बिल्कुल आम आम खबर खबर है, 100 है। पॉइंट बढ़ जा रहा है। मैं आपको एक एक खबर बताना चाहूंगा जो आज बहुत सारे अखबारों ने फर्स्ट पेज पे छापी है कि जी। पाकिस्तान में ननकाना साहिब में गुरु नानक देव के जन्मदिन पर गए जत्थे के 14 हम्म। हिंदू यात्रियों को पाकिस्तान ने बेरंग लौटाया। ये सब अखबारों में खबर हम्म। है ना, लेकिन उसकी हाँ। हकीकत दूसरी है। हम्म। लगभग 2400 लोगों को वीजा मिला, सबका वहां पे स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, हम्म। लेकिन उन 14 लोगों को लौटाया गया। वो हम्म। 14 लोग वे थे जो 1999 तक पाकिस्तानी हिंदू थे। 1999 में वो टूरिस्ट वीजा लेके इंडिया आए और यहीं बस गए। जब ये वापस नहीं गए तो पाकिस्तान ने इनको लापता, एक्सकॉन्डिंग या भगोड़ा घोषित कर दिया। ये हर देश करता है। फिर ये इंडिया में पहले अवैध रूप से रहते रहे, फिर वैध रूप से रहते गए। फिर इनको भी ये जो सीए आया उसके अंतर्गत इनको नागरिकता मिल गई। अब जब ये वापस पाकिस्तान जा रहे थे तब हम्म। पाकिस्तान सरकार ने इनको वापस किया है। बाकी हिंदुओं को नहीं किया, बहुत सारे नॉन सिख हैं उसमें। हम हम्म। एक खबर का अधूरा हिस्सा क्यों दिखाते? फ्रंट पेज पे छाप रखा है सर। दिस इज द रियलिटी। मैं कोई हम्म। पाकिस्तान कोई अच्छा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान यहाँ शैतान मुल्क है। पाकिस्तान बिल्कुल। की सिखों के प्रति हमदर्दी दिखाने का कारण है कि सिखों के जरिए उनको उम्मीद रहती है थोड़ा सा अलगाववाद को हवा दे सकते हैं। लेकिन ये जो खबर है इसका अर्ध सत्य का दूसरा हिस्सा ये नहीं बता रहे कि हम्म। अर्ध सत्य का हिस्सा ये भी है। तो ये जो फर्जीवाड़ा है खबरों को लेकर, मेरा हम्म। आपत्ति केवल इसके ऊपर है कि भाई आप अधूरी खबर क्यों दिखाते हैं। अब जबकि देखिए, आप देखिए कि एक पश्चिम बंगाल का जो हम्म। हम्म। सीमावर्ती जिला है, नादिया जिला, हम्म। बांग्लादेश से सटी सीमा है, वहां हम्म। पर कल पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक गाड़ी को हम्म। पकड़ा जिसके अंदर कफ सिरप भरी हुई थी। ऐसा अनुमान था कि वो बांग्लादेश स्मगल किए जा रहे थे, क्योंकि कफ सिरप एक तो बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, दूसरा कफ सिरप का इस्तेमाल इस समय एक नशे के रूप में हो रहा है। हम्म। पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसको जब्त किया, उसकी जब्ती बना रही थी, इतने में बीएसएफ आ गए। बीएसएफ के लोगों ने पश्चिम बंगाल पुलिस के 3 कर्मचारियों की पिटाई की। वहां मारा ओफो। पीटी हुई, दोनों दोनों तरफ से मारा पीटी हुई, कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हुए। एक ये बीएसएफ फेडरल। के एक बीएसएफ के कर्मचारी को उठाकर उस थाने ले जाया गया, फिर वहां से छूटा। ये घटना बता रही है कि हम लोगों ने जो सुरक्षा बल हैं उनका किस प्रकार से राजनीतिक रूप से विभाजन कर दिया है। हम्म। जो यही है इसका बीएसएफ मतलब। बीएसएफ भारतीय सेना, इन सब का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपने टूल किट के रूप में कर रही है। यही है। और ये खबरें आप देखिए गायब हैं। हाँ, ये तो खबर नहीं मिली ये मुझे भी कहीं। प्राथमिकता की खबरें होना चाहिए ये। बिल्कुल। अब आपने जो आपको पॉइंट इसमें उठाया कि मतलब राजनीतिकरण कर दिया, ये तो एक मुद्दा है ही। थोड़ा सा अबूझ है, लेकिन ये वाकई फेडरलिज्म का भी मुद्दा है। आगे चल के ये हम जो है मतलब नुकसान ही पहुंचाएगा। अभी आप देखिए कि कल रात तक कुछ क्या तलब अखबारों की वेबसाइट पे चल रहा था, हम्म। जेएनयू में हम्म। एबीवीपी का दबदबा, जबकि महज 45 में से 8 जगह वो आगे थे। और अभी थोड़ी देर पहले तक का मैं खबर बताऊं कि जेएनयू में चारों सीटों पर वाम दल आगे चल रहे हैं। अच्छा। तो हम लोग अखबारों में या न्यूज पोर्टल्स में अपनी विचारधारा को क्यों पोषित करते हैं? समाचार को समाचार रहने दीजिए, सूचना को सूचना रहने दीजिए।
आलेख पे आप अपनी आइडियोलॉजी दे दीजिए। बिल्कुल सही बात है, अपना व्यक्तिगत लेख लिखिए और उस पर आइडियोलॉजी दे दीजिए अपनी। आइडियोलॉजी है एक ना, एडिटोरियल पे इसीलिए है। एक खबर और है पंकज जी, ये नागालैंड वाली है। इसमें एक जिले को एक महीने के लिए साइलेंट जोन घोषित कर दिया गया है। ये हाँ, बड़ी वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी खूबसूरत बात है। खबर है। बिल्कुल, एक्चुअल क्या है कि एक अमूर बाज है, हम्म। फाल्कन कहते हैं उसको। वो फाल्कन। लगभग 22 अफ्रीका से साइबेरिया होते हुए लंबे यात्रा करके आता है, और केवल नॉर्थ ईस्ट के 2-3 जिलों में ही वो आता है। अच्छा। अभी 20 साल पहले तक ये अमूर बाज कहते हैं उसको। अमूर एक छोटा-सा कबूतर तरीका छोटा-सा पक्षी होता है, और ये बहुत बड़े झुंड में आता है। जब ये आता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे बादल घिर गए हों। तो अभी हम्म। कुछ साल पहले तक वहां पर, चूंकि नागालैंड मांसाहारी राज्य है, वहां पे एक भी चिड़िया बकाया नहीं बची थी, सबका शिकार करके खा गए थे। फिर वहां पे राज्य सरकार ने, दिल्ली से कुछ जर्नलिस्ट गई थी, नेहा नाम था जिसका मुझे याद आ रहा है। उन सब लोगों ने वहां के पादरी, जो धार्मिक संस्थाएं, पंचायत, उनसे बात की और उनको बताया कि किस तरीके से पक्षी आपके पर्यावरण के लिए जरूरी है, ये आपके लिए रोजगार लेके आ सकता है कि इसको देखने के लिए पर्यटक आएंगे। तो उसके बाद में वहां पर गांव-गांव में अमूर के स्कूल में क्लब्स बने। वो ओह। लोग गाँव में अब उसकी काउंटिंग करते हैं, वो उसकी फोटोग्राफी करते हैं, और पिछले 10 सालों में एक भी चिड़िया नहीं मारी गई। और क्या बात है। इसीलिए उन पक्षियों के, जब तक वो यहाँ आवास पर हैं, उनको दिक्कत ना हो। एक्चुअली ये उनका मैटिंग सीजन भी होता है। हम्म। तो उसके लिए जिला प्रशासन ने वहाँ के पूरे एक जिले को साइलेंट जोन घोषित किया। मुझे लगा है बहुत सुंदर खबर है, और इस समय प्रकृति और पर्यावरण के लिए इतने अच्छे निर्णयों को लेना एक स्वागत योग्य कदम। ये 20-22 हजार किलोमीटर की यात्रा करके आता है यहाँ नागालैंड तक। जी हाँ, जी। जी हाँ जी। जी। बताइए। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स कैसे काम करते हैं, खैर उनको पढ़ना चाहिए। लेकिन ये वाकई स्वागत योग्य कदम है। ठीक है पंकज जी, तमाम ठीक खबरों ठीक पर बातचीत हो गई, चर्चा हो गई। अब इसको यहीं खत्म ठीक करते नमस्कार। हैं। थैंक ठीक यू। नमस्कार।